हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवाद के बारे में हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि मार्क्सवाद के जीवन परिचय, इसका अभिप्राय और मार्क्सवाद की विचारधारा। उसके बाद विचारधारा के बाद दूसरी क्लास में हम लोग मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद के मान्यताएं और इसके स्रोत को पढ़ेंगे। इनकी विचारधारा का स्रोत, इनकी विचारधाराओं का स्रोत कहाँ कहाँ से आया और किन किन विचारों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी जितनी भी मान्यताएं हैं, जितना भी सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाववादी सिद्धांत और राष्ट्र के बारे में क्या इनका सिद्धांत है, इन सारी बातों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। मार्क्सवाद के सबसे पहले हम स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवाद के दर्शन का स्रोत क्या था? इस संबंध में एगस्टिन ने कहा है कि अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण और लंबी खोज में मार्क्स को अपना दर्शन किसी विचारक से बना बनाया हुआ, तैयार किया हुआ नहीं मिला था। यानी कि मार्क्स के जितने भी दर्शन का स्रोत है वो कहीं से उठा के इन्होंने अडॉप्ट नहीं कर लिया, बल्कि उसने विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से इन्होंने एकत्रित करके अपने विचारों में इन्होंने अडॉप्ट किया था। इसलिए गेटल ने कहा है इस संबंध में कि मार्क्सवाद का मुख्य आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्सवाद का जो मेन आधार है, मुख्य आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इन दोनों का हीगल के दर्शन से निकट का संबंध है। ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ऐसे तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी जो पढ़े हैं मार्क्सवाद के पिछले क्लास में, तो वो भी हीगल से ही इन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन हीगल के सिद्धांत को इन्होंने उलट कर दिया है। हीगल के सिद्धांत के बारे में मार्क्स ने कहा था कि हीगल का जो सिद्धांत है वो पैर, यानी कि पैर ऊपर है और सर के ऊपर खड़ा है, यानी पैर के ऊपर खड़ा नहीं है। इनका कहना है कि हम हीगल के सिद्धांत को, द्वंद्ववादी सिद्धांत को हमने पैरों पर खड़ा किया है। उसी प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी हीगल से लिया है। यह मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर भी निर्भर है। मार्क्स का जो सरप्लस वैल्यू का जो सिस्टम है वो उसके ऊपर ये निर्भर है, जिसका आधार इंग्लैंड का अर्थशास्त्र है। इसका जो बेस है वो इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट से प्राप्त किया है इन्होंने। तीसरे इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी समाजवाद के तत्व भी सम्मिलित है। इनसे भी उसने क्रांति के द्वारा प्रगति का सिद्धांत और राज्य के विलीन होने का आधार भी ग्रहण किया है। तो मार्क्स के आइए जानते हैं विचारों का स्रोत क्या क्या है। इसमें पहला है इसमें जर्मन विचारों का प्रभाव मार्क्स के ऊपर पड़ा है। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। हमने जो अभी ऊपर बताया कि द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से अपनाया है, और उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया था। युवा हीगलवादी फायरबाख के भौतिकवाद का भी विचार लिया था। दूसरा ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन से भी इन्होंने कुछ विचार को एडॉप्ट किया है। जैसे कि मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ
व रिकार्डो आदि से श्रम के मुख्य सिद्धांत को अपनाया। एडम स्मिथ और रिकार्डो जो है, जो लेबर का जो सिद्धांत जो दिया था, मार्क्स ने वहाँ से जो है अपनाया और इसी सिद्धांत के आधार पर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तीसरा जो है फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन। फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर आदि चिंतकों ने समाजवाद का प्रतिपादन किया था। उसका स्वरूप काल्पनिक था और वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। यानी कि उनका जो नेचर जो था वो काल्पनिक ही था, लेकिन वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्पादन और उनका शोषण करने वाले वर्ग का विनाश का सिद्धांत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार, ये सारी बातें मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से प्राप्त किया था। चौथा जो पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। उस समय के सामाजिक और आर्थिक क्या परिस्थितियाँ हैं, परिस्थिति भी इनके ऊपर प्रभाव डाला। तत्कालीन पूंजीवादी समाज के शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। संक्षेप में कहें तो मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्रित कर लिया हो, लेकिन इन्होंने जो है पूंजीवादी समाज के लोग जो शोषण करते थे उसका इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। अब चिंतन के स्रोत जो लिया गया मार्क्स ने, ये सारी बातों को हम लोग जाने। अब हम जानेंगे कि मार्क्स के जो प्रमुख विचार है और मार्क्सवाद का जो मूल मान्यता है। लोगों ने कहा है कि मार्क्सवाद हो गया उनका विचार, और उनका विचार की क्या मान्यताएं थी, क्या आइडिया था उनका, कुछ तो आइडिया रहा होगा जिसके वजह से उन्हें जो है मार्क्सवाद कहा जाने लगा। इनका जो मूल मान्यताएं थी, पहला है द्वंद्वात्मक, दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व आर्थिक व्याख्या, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यानी क्लास स्ट्रगल का सिस्टम है, चौथा है सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, आगे है स्टेट का थ्योरी दिया है इन्होंने, मार्क्स का राज्य सिद्धांत दिया है, छठा जो दिया इन्होंने लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में बताया है, सातवां जो बताया है मार्क्सवादी पद्धति के बारे में। इसके अलावे मार्क्सवाद को जानने के लिए मेन रूप से 3 आधार है, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और उत्पादन का संबंध। इन सारी बातों को हम पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। तब आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यताएं के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को पढ़ेंगे। जानते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या कहता है। मार्क्स जो है इतिहास के भौतिकवादी मान्यता के आधार पर जो है कुछ अपना सिद्धांत दिया है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब जो हम पहले वीडियो में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़े और मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, दोनों को पूरक के रूप में बताया गया है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या का भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। मार्क्स की धारणा थी कि मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक व आर्थिक कारणों से होती है। किस कारणों से होती है? कहा कि मानव के इतिहास में जो कुछ परिवर्तन या कुछ घटना होती है वो भौतिक और आर्थिक कारणों से होती है। इसीलिए मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है कि इतिहास कुछ विशेष व महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है, नहीं मानता है। तब मानता क्या है कि मार्क्स ने कहा है कि मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इतिहास के 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है।
जो इतिहास की जो अवस्था रही है, उन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए समझाया है कि ऐतिहासिक जो है कोई परम पुरुष या महापुरुष के द्वारा जो है नहीं उत्पन्न होता है या इतिहास नहीं बनता है। इन 6 कारणों से मानव का जो है ऐतिहासिक लिखा जाता है या इतिहास बनता है, या इन्हीं से जो है इसे जो है 6 पार्ट में विभाजित करके इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं को तो उन्होंने आँख से देखा। क्या क्या देखे? आदिम साम्यवादी अवस्था, दास प्रथा, सामंतवादी सामंती युग, और चौथा अभी चल रहा है जैसे कि पूंजीवाद। उनके समय में, मार्क्स के समय में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी, जिसका कि 2 अवस्थाएं था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एवं समाजवाद, और छठा है साम्यवादी अवस्था। अच्छे से इन्हें जो है हम लोग समझेंगे कि मार्क्स के अनुसार जो 2 भाग है, उसका आधार है और उसका अधिरचना है। आधार में जो है वह अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है, और अधिरचना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था को सम्मिलित करते हैं। मार्क्स के अनुसार जो है इसका आधार अर्थव्यवस्था और प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं, और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता है उसे शोषित कहा जाता है। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के निष्कर्ष के ऊपर जब हम जाते हैं तो पाते हैं कई बातें इसमें जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहला है कि मानव जीवन और सभ्यता का विकास ईश्वर या महापुरुष के विचारों व कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम है, और इस नियम के प्रक्रिया का ही संचालक जो है आर्थिक तत्व है। आगे इन्होंने कहा है कि प्रत्येक युग में सामाजिक और राजनीतिक अवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है, जैसे पूंजीवादी। तीसरा कहा है कि आर्थिक परिवर्तनों से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। चौथा कहा है कि आदिम जो साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। 5वां के बारे में कहा है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या से मार्क्स पूंजीवाद के अंत व साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है। यानी वो 6 पॉइंट को जो है शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट में ही लिखना है। अगर डिटेल्स में लिखना होगा तो ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, और वो सिर्फ 6 बातों के बारे में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ हम मार्क्स के विचारधारा को पढ़ते हैं, और विचारधारा में हम मान्यताएं को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला मान्यता है द्वैंधवादी, और दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। अब जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में मार्क्स की कटु आलोचना भी किया गया है। क्या किया है आलोचना, आइए जानते हैं। पहली आलोचना है आर्थिक तत्व पर अधिक इन्होंने आवश्यकता से अधिक बल दिया है, यानी कि आर्थिक स्तर पर जो है या आर्थिक तत्व पर आवश्यकता से कहा गया है कि अधिक बल दे दिया गया है। सामाजिक जो है या फिर आदर्श के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। दूसरा है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं हो पाता है। तीसरे के बारे में कहा है कि इतिहास निर्धारण में संयोग व तत्व की उपेक्षा किया गया है। चौथे के बारे में कहा गया है कि मानवीय इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण संभव नहीं होता है। 5वां के बारे में कहा गया है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं होता है। 6ठे के बारे में बताया है कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जाता है। आगे कहा है कि इतिहास की धारणा का राज्य विहीन समाज पर आकार रुकना संभव जो है नहीं होता है। तो आज जो है हम यहाँ तक पढ़े। अगले क्लास में जो मार्क्स की मान्यताएं हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत या विचारधारा को पढ़ेंगे।